लास्ट क्लास तक हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो आज कुछ और मजेदार क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि मैं आपको करवाऊं। ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो थोड़ी सी है वो और अच्छी है। एक क्वेश्चन यहाँ आपके सामने पेश है, and I want you guys to give this question a read first, and then I'll tell you how to solve that. And remember the rules that we have with us. Like, you need to remember the equations of motion. Okay, the three of them actually. V equals u plus at, or there's one which is s equal ut plus half at square, and we have v square minus u square equal to s. We have like three equations of motion over here with us, and I want you guys to actually remember them. I'm writing them down over here so that you guys can look and decide which equation would give you the answer. So, and secondly, the trick that I told you कि अगर किसी question के अंदर you have variables और numbers तुम लोगों के पास नहीं है, तो वहां से भी तुम्हें अंदाजा हो जाता है कि भाई इस question को solve करने के लिए हमें equation में value नहीं रखनी है, बल्कि इस question को solve करने के लिए हमें proportionality लगानी है। ठीक है? That's how things work. So question 5, think. ठीक है, fine, let us see. डेटा देख के कौन सी इक्वेशन अप्लाई होनी चाहिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? सेकंड वाली? ठीक है। क्वेश्चन में था भाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। तो काइंड ऑफ लाइक मून की एक्सेलरेशन अर्थ के मुकाबले में 1/6 है। AE upon 6, this is one thing that you can actually conclude out of it. 6 times less भी कह सकते हैं। Another, it takes time t for a stone to fall from rest a distance of 2 meters. Time, distance, ut plus half at square probably हमारे पास यूज होगी। कहते हैं what is the time taken for a stone to fall from rest a distance of 2 meters on the moon? मून पे गिरने में कितनी देर लगती? अब यहाँ पे रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है टाइम का और एक्सेलरेशन का। देखो, अर्थ और मून में जिस चीज का डिफरेंस है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड, उनकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो स्टोन को नीचे की तरफ लेकर आता है। तो हमें अफेक्ट दिखाना है कि ए अगर मून पे 1/6 है तो टाइम कितना लगेगा। एक बात जो तुम फौरन कंक्लूड कर सकते हो वो ये है कि क्योंकि ग्रेविटी वीक है, स्टोन देर से आएगा, तो टाइम ज्यादा होना चाहिए। और यहां से आपको ये तो पता चल गया कि भाई बी और डी का तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शंस वो होते हैं जिनमें रिक्वायर्ड टाइम कम निकल, अर्थ के मुकाबले में मून पे पत्थर जल्दी गिरेगा। दैट कैन नॉट हैपन। ग्रेविटी ऑन द मून इज वीकर, द स्टोन विल फॉल डाउन कंपैरेटिवली स्लोअर, सो इट्स गोना टेक मोर टाइम। अब जरा इक्वेशन देखते हैं, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर आप ये इक्वेशन लगाते हो s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और मेरे बच्चे इस इक्वेशन में आपको बोला गया है भाई फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो गया आपका, तो ये बच गया होगा खाली हाफ at स्क्वायर।
u को 0 रखा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप एक चीज देख सकते हो 2s ओवर a इक्वल्स टी स्क्वायर। आपको a और t का रिलेशन निकालने को मैंने दिखा दिया, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट भी सेम, वही 2 मीटर गिरने की बात की गई। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो यहां आप ये बात कह सकते हैं कि सर बेस्ड ऑन दिस टाइम स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। बेस्ड ऑन दिस टाइम स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। अब इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखो। मैं बिल्कुल वैसे लिखूंगा जैसे मैं पिछली बार लिखता था एक्सेलरेशंस के बारे में। मैं लिखूँ या यूनिटरी मेथड के बारे में, मैं ये लिखूंगा कि भाई अगर आपके पास अर्थ पे एक्सेलरेशन था a, तो आपको जो टाइम रिक्वायर्ड था वो था लेट्स से t। मून पे एक्सेलरेशन 1/6 हुई, तो टाइम रिक्वायर्ड होगा x। आप कर दीजिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी आप कर दीजिए इसमें फ्रंट पे मल्टीप्लाई। देखो जब आपस में इनवर्स का रिलेशन होता है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, इनवर्स के रिलेशन में आप आमने सामने मल्टीप्लाई करते। अच्छा इसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कहता हूँ। बिला वजह मैथ्स में कुछ नहीं होता, पीछे बैकग्राउंड पे एक सही रीजन ये बेटा, जब भी कभी दो क्वांटिटीज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना तो बेटा उनका प्रोडक्ट सेम होता है हमेशा। प्रोडक्ट सेम होने का मतलब ये है जो आपके पास अर्थ पे बन रहा था ए और टी का प्रोडक्ट, वही आपके पास मून पे बनेगा ए और टी का। और उसके पीछे क्या रीजन है भाई, आप खुद भी देख सकते हो ना कि भाई 2s इक्वल्स ए टी स्क्वायर। तो आपको पता है भाई डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तो ए और टी स्क्वायर का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए आपके पास। आप इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इनवर्स प्रोपोर्शन था, इनवर्स प्रोपोर्शन होने की वजह से अगर एक चीज बड़ी होगी तो अगली चीज कम हुई होगी, तो प्रोडक्ट आपके पास सेम आया। तो जब भी कभी आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, आप आमने सामने मल्टीप्लाई करते। तो ये हो जाएगा आपके पास ए टी स्क्वायर इक्वल्स ए अपॉन 6 एक्स स्क्वायर। यहां से ए हुआ कैंसिल, 60 स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो बेटा, एक्स हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6t। आपके पास मून पे जो टाइम लगेगा दैट विल बी √6 टाइम्स मोर देन द टाइम इट टुक फॉर द स्टोन टू फॉल ऑन द अर्थ। मून पे जो पत्थर गिरा है उसको गिरने में जो टाइम लग रहा है वो √6 टाइम्स ज्यादा लग रहा है। दिस इज हाउ यू अप्रोच योर आंसर, कि आप यहाँ पे इस तरीके से जजमेंट करें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि जो इन क्वांटिटीज के दरमियान के रिलेशनशिप की बात हुई थी वो क्वांटिटीज एक्सेलरेशन और टाइम थी और वो आपस में इन्वर्स थी। इससे पहले आपने जितने सवाल अमूमन किए हैं उनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती, इन्वर्स नहीं हुआ करता, वो हो जाते थे। ये थोड़ा डिफरेंट था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको देखो एक नजर जरा, यू हैव एनी कंफ्यूजन टू आस्क। इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ कि हमारी शीट में आ जाए। एक सवाल मैं आपको देता हूँ और आप ट्राई कीजिए उसको सॉल्व। ये क्वेश्चन ट्राई करो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स कंपैरेटिवली इजियर।
ये है आपका मई जून 2015 पेपर 1, मई जून 2015 पेपर 1-2, पेज नंबर 236 में मिलेगा आपको। Let me paste that. Think मेरे जवान, आप बिल्कुल पुट कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। आप पुट करके आंसर निकाल लेते, दोनों मरतबा आप टाइम की वैल्यू फिगर आउट करते और उसका रेशियो लेते। लेकिन √6 टाइम्स का रेशियो है, ये चीज पता करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। All right, Sarah, let's see. ठीक है भाई अफान। ठीक है शैला। पहला ठीक है। हाँ भाई, कुछ कामयाबी हासिल हुई इसके अंदर आप लोगों को भी। Sprinter runs a 100-meter race in a straight line. He accelerates from the starting block at a constant acceleration of 2.5 to reach a max speed of 10. He maintains this speed until he crosses the finish line. And which time does it take the sprinter to run the race? लाजमी बात है, स्प्रिंटर रेस भागा है तो शुरू में तो रेस्ट पे ही होगा, भागते हुए तो रेस शुरू नहीं करेगा वो। तो कुछ देर तक ये पूरी रेस जो है वो 100 मीटर्स की है, तो कुछ देर उसको स्पीड अप होने में लगी, उसके बाद बाकी जर्नी जो है उसने कांस्टेंट स्पीड पर रन की। तो उसने बोला कि भाई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन थी और टॉप स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आ गई, और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहा। तो भाई आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लेना है कि एक्सेलरेशन में उसने कितनी देर लगाई, क्योंकि इवेंचुअली आपको टाइम चाहिए। इस वक्त टाइम दो हिस्सों में, एक टाइम वो है जो उसने स्पीड अप होने में लगाया और अगला टाइम वो है जो उसने कांस्टेंट स्पीड पे भागा। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूं कि एक्सेलरेशन की ड्यूरेशन, तो v माइनस यू यानी v इक्वल्स यू प्लस एटी आप लगा सकते। 10 की टॉप स्पीड मारी है, 0 की यानी इनिशियल स्पीड थी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रेट ऑफ एक्सेलरेशन है, टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड्स। ये वो टाइम था जो उसने स्पीड अप करते हुए क्रॉस कर। तो ये तो आप ऑप्शन से हटा दें क्योंकि अभी बाकी जर्नी बाकी है। इस दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था ये पता करना जरूरी हो गया, और उसको फाइंड आउट करने के लिए यू कैड हैव यूज्ड v² - u² = as और
s equal to ut plus half ad square, you know, like multiple equations, right? तो अगर आप ये फाइंड आउट कर लो कि उसने डिस्टेंस अब तक कितना ट्रैवल कर लिया, तो यू कैन अप्लाई v स्क्वायर minus u square equal to s. Final velocity is 0. Oh, sorry, 10. Initial was 0. Acceleration 2.5 की थी. Displacement आ जाएगा 100 upon 5, which is 20 meters. यानी शुरू के 20 मीटर, see, the first 20 meters उसने एक्सेलरेट करते हुए कवर की, और इन 20 मीटर्स में यानी यहां तक उसने जो टाइम स्पेंड कर लिया है वो 4 सेकेंड्स का कर। बकिया जर्नी जो उसके पास थी, द रिमेनिंग जर्नी, दैट वाज कवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड। रिमेनिंग जर्नी आपके पास बच गई है 80 मीटर्स, क्योंकि व्हाट यू हैड ओवर हियर वाज अ टोटल ऑफ 100 मीटर रेस, so now you have like 80 meters remaining, जो कि वो 10 की स्पीड पे ट्रैवल कर। तो जो रिमेनिंग जर्नी का टाइम हुआ वो आप निकाल सकते हो स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, दैट पर्सन वाज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड, 80 मीटर्स ट्रैवल किया है, टाइम 30, एंड्स अप ट्रैवलिंग फॉर 8 सेकंड्स। सही, 8 सेकंड्स का ड्यूरेशन लगा है उसे बकिया 80 मीटर्स भाग। जो फर्स्ट 4 सेकंड्स उसने लगाए थे उसने एक्सेलरेशन के वक्त लगा दिए, तो 4 सेकंड तक स्पीड इंक्रीज हुई थी उसकी, और द रिमेनिंग 8 सेकंड्स वो कांस्टेंट स्पीड पे भागा और उसने 100 मीटर्स कवर की। तो जो टोटल टाइम है आपकी जर्नी का, दैट टोटल टाइम इज 4 सेकंड्स प्लस 8 सेकंड्स, 12 सेकंड्स। टोटल टाइम उसे 12 सेकंड लगे पूरी जर्नी भागने। क्वेश्चन को देखते रहोगे ना, कभी समझ में नहीं आए, उसका डेटा बनाओ, वो जो सिनेरियो बता रहा है उसको स्केच करो। हमारी इतनी वाइल्ड इमेजिनेशन हर किसी की नहीं होती है कि हम बैठ के पूरा दिमाग में इमेजिन कर लें टेंपल रन चल रहा है। स्केच इट डाउन, स्टार्ट स्क्रिबलिंग, इट विल हेल्प यू व्हेन यू सी नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू सेग्रीगेटेड। जब डेटा सामने आएगा तब पता चलेगा क्वेश्चन में करना क्या। एक जैसे इंग्लिश लिटरेचर में बोलते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड अ राइटर्स ब्लॉक, उसको वो समझ नहीं आता उसे मैं लिखना क्या था शुरू। समटाइम्स उनको वो ब्लॉक जो है ना उनकी परफॉर्मेंस को खत्म रोका हुआ होता है। इसी तरह तुम लोग का भी एक सॉल्यूशन ब्लॉक है, पता नहीं क्या है। स्टार्ट स्क्रिबलिंग, मेक अ डायग्राम, थिंक कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर स्पीड अप हुआ, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड पे भागा, क्या मैं एक्सेलरेशन का टाइम निकाल सकता था, फाइंड आउट दैट। उसके बाद देखो अच्छा रिमेनिंग टाइम के लिए क्या करूं। अच्छा कांस्टेंट स्पीड पे भाग रहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, और डिस्टेंस नहीं पता। अब 100 मीटर यूज कर लूं क्या? नहीं, 100 यूज नहीं कर सकता। क्यों? पीछे भी तो कुछ भाग लिया ना वो। तो अगर मुझे ये पता चल जाता कि उसने स्पीड अप होते हुए कितना भागा है वो, तो रिमेनिंग जर्नी का डिस्टेंस में निकाल सकता। मैंने यही किया, मैंने ये फाइंड आउट किया कि एक्सेलरेट करते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो रिमेनिंग डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है बोला अभी बात है भाई आपके पास कांस्टेंट स्पीड पे हुआ। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। टेरिफिक। एक हमारा बड़ा ही पसंदीदा सवाल है, हम हमको सिखाते हैं और वो आपको एक नई लॉजिक से आरास्ता कराएगा।
Where is that question? Give this question read. It's a very अच्छा इसका मैं एयर बताता हूँ. पेज नंबर 223 है और ये एयर है मई जून 2013 पेपर 11 मई जून 2013 पेपर 11. This question is of overtaking. मिल गया? क्वेश्चन पढ़िए ताकि फिर हम आपको समझाएं कि ये एक पर्टिकुलर टाइप है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते. A goods train passes through a station at a steady speed of 10 meters per second. ठीक है भाई. An express train is at rest at the station. The express train leaves the station with a uniform acceleration of 0.5 meter per second square, just as the goods train goes past. Both trains move in the same direction on straight parallel tracks. How much time passes before express train overtakes the goods train? Up to figure it out, what I'm going to do is I'm going to sketch over here a situation. I don't care if my train doesn't look like a train, but समझाने का मकसद है यहाँ पे और कुछ भी नहीं. See, let's say this is whatever that express train जिसको उन्होंने बोल, the goods train है, let's say. और एक आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन. क्वेश्चन में कहा गया कि the goods train passes through a station at a steady speed of 10 meters per second. This goods train is traveling at a constant steady speed of 10 meters per second. ये ऑलरेडी चल रही. An express train is at rest at the station. इस वक्त एक्सप्रेस ट्रेन की तुम्हारी मेरे बच्चे इनिशियल वेलोसिटी 0, वो रेस्ट पे. The express train leaves the station with a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. सही, ये ट्रेन एक्सेलरेट कर रही जिसकी वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. जस्ट एज द गुड्स ट्रेन पासेस बाय, मतलब जर्नी दोनों की एक साथ शुरू. वो 10 की स्पीड से गुजरता हुआ गया यहां से, इसने अपने आप को स्पीड अप. दिस इज वेयर द जर्नी एक्चुअली बिगिन. अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए. दिस इज द स्टार्टिंग लाइन. ये आपकी स्टार्टिंग लाइन. अब यहां से ये निकले आगे की. लाजिम सी बात है भाई कि गुड्स ट्रेन क्योंकि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर स्पीड पे थी तो ये तो आगे निकल जाएगी. शुरू में तो ये आगे होगी और एक्सप्रेस ट्रेन क्योंकि अभी स्पीड अप हुई है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट कर रही है, ये अभी पीछे ही है.
See, it's a chase that's going on away. Express train is traveling at a constant speed of 10. Goods train और express train आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पेस अप कर रही है, स्पीड अप कर। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड एक्सेलरेशन की वजह से इतनी बढ़ जाएगी कि वो फाइनली क्या मैप हो जाएगी गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर। ओवरटेकिंग के वक्त वो उसके बिल्कुल बराबर में। ये एक्सप्रेस ट्रेन विल बी एग्जैक्टली बिसाइड्स द गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन अभी भी 10 मीटर पर सेकंड की ही कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने खुद बोला है कि भाई दैट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10। लेकिन लाजमी सी बात है एक्सप्रेस ट्रेन वुड डेफिनेटली बी फास्टर। एक्सप्रेस ट्रेन यकीनन इससे ज्यादा तेज। ओवरटेक होता ही तब है जब अगला ऑब्जेक्ट दूसरा ज्यादा तेज हो जाए। आप जब तक आगे वाली गाड़ी से ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे होगे आप उसे ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जब ओवरटेक हुआ है तो बड़ी एक जबरदस्त चीज हुई। If this is that particular location जिस पे ओवरटेकिंग का मामला कर हुआ है, तो मेरे बच्चे इस वक्त दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखा जाए, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जिस पर ओवरटेकिंग हुई है उस वक्त आपके पास दोनों का जो डिस्टेंस है ट्रैवल वही। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि भाई गुड्स ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट बोल दें या एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट बोल, ओवरटेकिंग के वक्त इक्वल। दिस स्टेटमेंट मेरे बच्चे इज द क्रक्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अगर दोनों चीजों ने एक साथ जर्नी स्टार्ट ली थी तो जब ओवरटेकिंग होगी दे बोथ वुड हैव ट्रैवल्ड द सेम डिस्टेंस, तभी तो वो उसके बराबर में आया है। ठीक है। अब इफ आई वर टू फाइंड आउट टाइम, गुड्स ट्रेन के डेटा के मुताबिक अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, भाई गुड्स ट्रेन जो थी भाई वो तो कांस्टेंट स्पीड पे थी। कांस्टेंट स्पीड के मुताबिक स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा दो, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल दो, उसको अप्लाई कर दो। तुम बोलोगे सर इट वाज ट्रैवलिंग एट 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई सर हमें नहीं पता, निकालना क्या है सर टाइम। लो भाई एक ही इक्वेशन, उसमें दोनों ही बातें नहीं, टाइम वैसे ही निकालना था और गुड्स ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहां तो सॉल्व नहीं हो सकता। एक्सप्रेस ट्रेन को ट्राई करते, क्या पता उसके अंदर हमारा डेटा इनफ। जब एक्सप्रेस ट्रेन के डेटा की तरफ रुख किया तो उसमें हमें दिखाया दिया एक्सेलरेशन का मामला, हमें टाइम चाहिए, सही है, और डिस्प्लेसमेंट एक नजर आ रही है, एक बात नजर आ रही है, टाइम डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन परफेक्ट है। अच्छा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की इक्वेशन लगाने की एक और वजह भी थी, मुझे चाहिए तो टाइम ही ना। तो अपनी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से मुझे फिल्टर उन्हीं को करना है जिसमें टाइम का फैक्टर। तो या तो u प्लस एटी लगता, v इक्वल यू प्लस एटी, या फिर s इक्वल्स यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगता है इन दोनों में से कोई। अब क्योंकि क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन इतना पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट आप बराबर कर चुके होंगे, तो हमने s इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई किया। ये डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस ट्रेन का, अब u तो हुआ था 0, तो उसकी जगह तो कुछ आएगा ही नहीं, लाजमी बात है। जब आप u में 0 रखोगे u तो खत्म हो गया, और u के चक्कर के अंदर बराबर वाला t भी जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी गया। इक्वेशन बच गई सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर। आपके पास एक्सेलरेशन है 0.5 टी स्क्वायर। अब वही मसला भाई एक्सप्रेस ट्रेन का भी डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन एक बात पता है, जिस वक्त ओवरटेकिंग हुई है डिस्टेंस ट्रैवल्ड दोनों का बराबर। मेरे बच्चे आपके पास इस वक्त 2 इक्वेशंस हैं, आप उन्हें इक्वेट कर। जो हाईलाइटेड फॉर्म मैंने लिखी हुई है वो मैंने इसीलिए हाईलाइट की थी कि ओवरटेकिंग के वक्त बोथ ऑफ देम वुड हैव ट्रैवल्ड द सेम डिस्टेंस।
So what I can do over here is I can equate both of them. तो भाई गुड स्ट्रेन का डिस्टेंस था 10t, एक्स स्ट्रेन का डिस्टेंस था 0.25 ऑफ टी। सही, गुड स्ट्रेन का डिस्टेंस था 10t, एक्सप्रेस स्ट्रेन का डिस्टेंस था 0.25 ऑफ टी स्क्वायर। सॉल्व कर तो भाई यहाँ पे आप अपनी मैथ्स का जो है वो अच्छी सी परफॉर्मेंस दे के आप एक टी को कॉमन निकाल लो। अच्छा मुझे पता है में से बहुत सारों ने टी से टी कैंसिल भी किया होगा, लेकिन मैथ्स के उसूल के मुताबिक ये चीज गलत है। कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल इसलिए नहीं कर सकते, तुमने टी का एक आंसर उड़ा दिया चक्कर में। तुमने टी से टी कैंसिल किया तो टी इक्वल 0 आया ही नहीं तुम्हारे पास। बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है टी इक्वल 0 से, हमने क्या कर लेना था। लेकिन एक बड़ी काम की बात है, अब कर तो दो कैंसिल, लेकिन आप एक वेरिएबल रिमूव कर रहे हो, एक पर्टिकुलर आंसर आप एलिमिनेट कर रहे हो। इसका टी इक्वल 0 का मतलब है पहली मर्तबा जब ये दोनों साथ साथ थे वो उस वक्त था जब जर्नी स्टार्ट हुई थी। डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल 2 मर्तबा थे, एक तो तब जब जर्नी इनिशिएट हुई थी, जब एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पे थी और गुड्स ट्रेन स्टेशन से गुजर रही, when time was 0, at that point they both had the same displacement. That was the first time they had the same displacement. And the next time they had the same displacement was 40 seconds later, when express train speeded itself up and was able to like go head to head with that. इस क्वेश्चन में एग्जामिनर could have asked even more. वो तुमसे बोल सकता है बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था बिफोर ओवरटेकिंग हैपेंड। दिस इज समथिंग दैट एग्जामिनर कैन आस्क यू, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था ओवरटेक से। तुम गुड्स ट्रेन का डिस्टेंस निकाल लो, पता है ना कि दोनों ने बराबर किया हुआ। गुड्स ट्रेन का डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लो, यू विल नो कि द डिस्टेंस दैट वाज ट्रैवल्ड या स्टार्टिंग पॉइंट से या स्टेशन से कितनी दूर जाके ओवरटेकिंग हुई है। वो ये भी पूछ सकता था, वही बात होती कि स्टेशन से कितने दूर ओवरटेकिंग का फिनोमेना कर। तो आप कह सकते थे कि सर वैसे तो आंसर आ गया अभी हमारा, लेकिन एक्सटेंशन बता रहा हूं। S इक्वल 10t लगाते अगर आप तो 40 और ये 10 मल्टीप्लाई होता तो आपको पता चलता है सर 400 मीटर्स के डिस्टेंस के बाद ओवरटेकिंग हुई। स्टेशन से 400 मीटर दूर गुड्स ट्रेन के बराबर से एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी। और इसी तरह अगर वो टाइम मांग लेता आपसे, भाई मुझे वो टाइम बोलना सॉरी स्पीड मांग लेता आपसे, ये बताओ कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या थी उस वक्त जब उसने गुड्स ट्रेन को ओवरटेक किया। अब हमसे पूछता है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी थी जब उसने ओवरटेक किया, तो आप बोलोगे समझता नहीं सर, v इक्वल यू प्लस एटी लगा दे। एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में आपको सब तो पता है, आपको पता है स्टेशन पे वो रेस्ट पे थी, 0.5 से एक्सेलरेट कर रही थी, 40 सेकेंड्स के बाद की कहानी है। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे। ये अलग से पार्ट्स करवाने का मकसद ये था कि जरूरी नहीं है कि हर बार सवाल एक ही और डिफरेंट भी आ सकता। इस बार टाइम मांगा, अगर थ्योरी में आ जाता तो 2-3 पार्ट ये पूछ लेता आपसे आराम से कि बताओ भाई ओवरटेकिंग हुई है।
ओवरटेकिंग का सवाल अलग से करवाने का मेरा मकसद ये था कि ये थोड़ी डिफरेंट चीज, ये आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, अलग सीख लो तो बस। देख लो इसको एक दफा, एक नजर और, अगर कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है मैं बता दूं। रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से आई डोंट थिंक ये हो सकता है। फिलहाल तो मेरे ध्यान में कोई क्लिक नहीं कर रही है ऐसी चीज के रेशियो मेथड से इसको सॉल्व किया जाए। चले मैं आगे। अब आपको एक थ्योरी क्वेश्चन करवा दें, ये बता देना थ्योरी में वो क्या क्या चीजें कैसे कैसे पूछ सकते हैं। सवाल था बड़ा अच्छा सवाल था, कहाँ गया, ये था वो। इसको हम कॉपी किए लेते हैं कि आपके पास इसका कंटेंट आ जाए। ये आपके पास प्रोबेबली काइनेमेटिक्स का आखिरी सवाल, पेज 339 पे, बुक उल्टी खोलने तो आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का रेफरेंस है अक्टूबर नवंबर 2015 पेपर 22। क्वेश्चन शुरू होता है कि फिगर 2.1 shows an object m on a slope. M moves up the slope, comes to rest at point Q, and then moves back down the slope to point R. M has a constant acceleration of 3 meter per second square down the slope at all times. M की एक्सेलरेशन हर वक्त नीचे की तरफ, और वो भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जाते हुए m जो है वो स्लो होगा क्योंकि वो अगेंस्ट एक्सेलरेशन चल रहा है, और नीचे आते हुए m स्पीड अप। ऊपर जाते हुए अगर कोई पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको a माइनस लेना पड़ेगा, नीचे आते हुए आप a को प्लस ले सकते हैं क्योंकि यू आर नाउ मूविंग विद द ग्रेविटी एक तरह से, और विद द फोर्स व्हिच इज स्लाइडिंग m डाउन। कहते हैं when time was 0 m is point at point P and has a velocity of 3.6, ठीक है, up the slope. The total distance from P to Q and then to R is 6. ये बड़ी अलग चीज बताई उन्होंने बोला है P से Q and then back to R। ये पूरा डिस्टेंस 6 था, पूरी जर्नी बताई उन्होंने। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि सर यहां से यहां 6 है, आप ये नहीं कह सकते सर ये 6 है, बिल्कुल नहीं। जाना P से Q और Q से R वापस आना पूरा 6। और ये भी नहीं बताया कि मिड पॉइंट, कि बंदा 303 को कुछ कर ले या कोई कॉन्सेप्ट लगा दे, कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं डिक्लेयर किया। तो आप इसको कतई नहीं सोचिएगा कि ये P मिड पॉइंट है। डिक्लेयर किया होता तो हाँ कुछ नहीं मसला, डिक्लेयर्ड नहीं है तो अज्यूम नहीं कर सकते भाई इस तरीके से। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट फॉर द मोशन m ऑफ फ्रॉम P टू Q द टाइम टेकन। अफान क्लास के बाद मुझे मैसेज करना बेटा, आई रिस्पोंड। कैलकुलेट फॉर द मोशन ऑफ m फ्रॉम पॉइंट P टू Q द टाइम टेकन। P से Q जाने में उसे कितनी देर लगी। अब मेरे बच्चों P से Q जाने में वो जा रहा है ऊपर की तरफ, और देर यानी टाइम चाहिए।
टाइम के लिए मेरे बच्चे आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक v इक्वल्स u प्लस एटी है और एक ऐसी इक्वल्स ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर। हमारे लिए सबसे अच्छी इक्वेशन फर्स्ट वाली, v इक्वल्स u प्लस एटी। अब आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस 6 मीटर गिवन तो है, गिवन है, p से q का तो नहीं है ना। आपको v पता है, आपको u पता है, आपको a पता है, आप t निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी 0 है, आपको पता है q पे जाके वो रेस्ट पे होगा, इनिशियल 3.6 पे था। a -3 रखना, 3 ना रखना बेटा, क्योंकि इट्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कीवर्ड्स हैं, आप इन लोग अगर इन कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं दोगे, यू विल मिस अप योर एंटायर आंसर ऑलवेज। Because when you move against gravity or when you move against a force, that force slows you down. तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब डिसेलरेशन के एसेस के हिसाब से ले सकते। इसके अलावा भी अगर किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो उसकी ऑपोजिट नेगेटिव होती है। So if anything is acting in an opposite direction, take it negative. तो यहां पे we can write v equals u plus at, v रखा 0, u रखा हमने यहाँ पे 3.6, a रखा -3 और टाइम रखा t। 3.6 अपॉन 3, टाइम कितना है 1.2 सेकेंड्स, ठीक है। और बताएं अगर 3 नेगेटिव में नहीं रखते तो तुम्हारा आंसर माइनस में आ रहा होता, टाइम नेगेटिव आ रहा होता। वो भी एक तरह से एक निशानी है कि भाई आपने कोई ब्लंडर किया हुआ है इसमें। अब देखो उसने अगले पार्ट में तुमसे खुद मांगा द डिस्टेंस ट्रैवल, p से q तक तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब लगाओ जो इक्वेशन लगाना चाहते, सेकेंड इक्वेशन लगा दो, s इक्वल्स ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, टाइम आ चुका है। या थर्ड लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a, पता तो वैसे भी तुम्हें सब है, यू नो फाइनल इज 0, इनिशियल इज 3.6, a इज -3, s आ जाएगा। मैं थर्ड इक्वेशन से सॉल्व कर लेता हूं, फाइनल 0, क्योंकि उसने खुद बोला है q पे वो आके रेस्ट पे, इनिशियल पॉइंट p पे 3.6 की वेलोसिटी, a में -3 रखा मैंने और डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, -6 3.6 का स्क्वायर अपॉन -3 2 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यू कैन टेल मी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वैल्यू। राउंडेड ऑफ टू 2.2 meters। मेरे बच्चे, if something was moving upwards and a was in the downward direction, so definitely this force whichever is creating this acceleration is trying to slow it down ना। तो ये डिसेलरेशन कर रहा है ना आपका ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप इसे माइनस में रखोगे, ऊपर जाते हुए ये ऑब्जेक्ट स्लो होगा, इसलिए हम माइनस रखें। हम प्लस रखेंगे अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो, क्योंकि इन दैट केस वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स चाहती है उसे चलाना, ये ऑब्जेक्ट उसी तरफ जा रहा हो। पार्ट बी में उसने बोला भी है, शो दैट द स्पीड ऑफ m एट r इज 4.8, पॉइंट r पे स्पीड बताओ 4.8 मीटर। इस सवाल को देखो, वो यहां मांग रहा है स्पीड, यू नो दिस फैक्ट कि वो ऊपर गया है और फिर नीचे आया, वो रेस्ट से नीचे आया, और उसने पिछले वाले पार्ट में आपसे ये फिगर आउट करवा लिया कि उसने ऊपर जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2.16 मेरा ख्याल से वैल्यू बताई दिया। तो 6 मीटर में से आपको इतना तो पता चल गया कि भाई 2.16 मीटर तो राइज हुआ, जो बकिया था वो उसने वहां से नीचे आते हुए ट्रैवल किया होगा। तो अगर आप Q से R का डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो 6 में से 2.16 हटा दो, 3.84 मीटर, तो आपको ये मिल गया भाई, दैट ब्लॉक स्लाइडेड डाउन 3.84 meters, Q से R 3.84 meters।
समझ में आया क्या चीज थी? अब जब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता है और क्योंकि वो क्यू से आर आ रहा है तो वो रेस्ट पे तो इनिशियल 0 हो गई। इस बार ए को पॉजिटिव लोगे क्योंकि अब तुम एक ही डायरेक्शन में रोल होते हुए जा रहे हो, सही, यू आर मूविंग विद दैट एक्सेलरेशन, ए इज गोइंग टू स्पीड यू अप। अब मेरे बच्चे डेटा देखो, तुम्हारे पास सारा जमा हो चुका है, तुम्हें पता है कि इनिशियल क्यू पे 0 थी, तुम्हें एक्सेलरेशन इस बार तुम्हारे लिए प्लस में है, तुम्हारे फेवर काम कर रही है। आपने ये फिगर आउट कर लिया बेटा कि डिस्प्लेसमेंट 3.84 मीटर्स का हुआ है क्यू से आर तक। आपको चाहिए थी v की वैल्यू। थर्ड इक्वेशन इज द फाइनेस्ट इक्वेशन दैट यू कैन एक्चुअली, आप लगा दो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। फाइनल चाहिए, इनिशियल को रखा 0, ए को रखा 3, डिस्प्लेसमेंट को रखा 3.84 एंड वल्ला योर आंसर 4.8 meters per second। एक छोटा सा मसला होता है हमारे से, पेपर में नहीं सोची जाती है सारी चीजें। अभी आप बता रहे हैं ठीक है, हाँ मेक सेंस, पेपर में दिमाग नहीं चलता। पेपर में कैसे आएगा हमें ये कि हमें ये करना है? कर तो हम लेंगे, अगर कोई हमें बता दे भाई ये बातें तुम्हारे पास पता है तो हम कर लेंगे, लेकिन ये सोचेंगे कैसे, ये सोचने का तरीका तो भाई एक, तो मैं प्रैक्टिस करनी पड़ी। हमने भी यही किया, और ठोकरें खाई हमने, सवाल हर सवाल के बाद मार्किंग की, हर सवाल के बाद मार्किंग की, कर करके हम अपने लेवल्स में इस काबिल हुए थे कि भाई सवाल पढ़ के समझ में आता था करना क्या है। तो काइनेमेटिक्स जितना ट्रिकी है ना, उतना ट्रिकी आगे के चैप्टर्स नहीं है, दे फिर अ बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बहुत घुमा हुआ, इसके सवाल बहुत टेढ़े। इस क्वेश्चन को करने के बहुत रास्ते, इसी क्वेश्चन को करने के लास्ट पार्ट जो मैंने भी करवाया करने के बहुत रास्ते। अभी मैं तुम्हें टेस्ट में दे दूंगा ना ये अगर सवाल, पता चलेगा उस टेस्ट में। तुम बोलोगे सर क्या आपने मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, सर समझ ही नहीं आ रहा था, सर सिली मिस्टेक, सर माइनस लगाना मैं भूल गया, बस एक माइनस की गलती और चलो भाई डोमिनो इफेक्ट। फिजिक्स में ना डोमिनो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है इस चीज का, मतलब यू मेक वन मिस्टेक, ईसीएफ मिलता है लेकिन कितना भाई, तो ईसीएफ पे पूरा मार्क्स थोड़ी मिलता था, पहला पार्ट गया उससे, अगला पार्ट गया उससे, अगला पार्ट गया, चलो बच्चा ग्रेड गया उसका। अच्छा तुम लोग से डिस्कस भी किया था इस साल एएस के पेपर में ना, मेरे ख्याल से पासिंग मार्क्स रखे हुए थे 8 60 में से, सोचो। बिल्कुल बहुत ज्यादा, इससे तो ज्यादा। यू डू थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन until you are like good on that। असल में तुम्हें अपने दिमाग को ना मेरे बच्चों ट्रेन करना होता है इस चीज से रिलेटेड कि अप्रोचेस जमा हुई हुई जहन कि ये क्वेश्चन या सवालात इन तरीकों से हो सकते हैं, ताकि पेपर के वक्त जब आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो आप क्लिक कर सकोगे, अच्छा ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। अब आ जाए भाई इधर, on figure 2.2 draw the variation with time t of the velocity of m motion from p r। आपको ये ग्राफ क्या लोगे बना के देखो, बना दे भाई। पॉइंट पी पे इस ब्लॉक की स्पीड थी 3.6 अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव ले लेते, 3 पॉइंट्स पे मैं आता हूँ, 2 ये हो गया, 2.4 2.8 3.2 3.6, ये आ गया भाई 3.6। वन टाइम वाज 0 स्पीड वाज 3.6। पी से क्यू जाते हुए वो स्लो डाउन हुआ था, क्यू पे पहुंच के वो रेस्ट पे आ गया एंड इट टुक द बॉल 1.2 सेकंड्स। कैसे? यू
it out yourself. 1.2 seconds के बाद it was at Q and it was at rest. तो मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया. यहां से उसकी रिटर्न जर्नी शुरू, और जब वो नीचे आके लाइक पॉइंट आर पे पहुंचा था, तो पॉइंट आर पे पहुंचते वक्त उसकी स्पीड थी 4.8. अब आप बोलेंगे सर 4.8 तो थी, लेकिन टाइम क्या था? तो टाइम तो नहीं है, और मैं मशवरा दूंगा निकालना भी नहीं. निकालने इसलिए मैंने वैसे एक लाइन बना दी यहाँ पे, इसी तुम लोग ये भी समझाने के लिए बिठा दूंगा मैं. ग्राफ यहाँ एंड हो जाए. अब ग्राफ लाइन बनेगा या कर्व, इसका फैसला होगा ए को देख, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है. इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन है. पूरी जर्नी में उसने बोला था एक्सेलरेशन कांस्टेंट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, ग्राफ का ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होगा, मतलब ये ग्राफ लाइन है. आपने क्या करना है, आपने स्केल रखना है, कोऑर्डिनेट ज्वाइन कीजिएगा और बस लाइन खींच दीजिए. बहुत ही अच्छा सवाल है आपका. ये आपका पॉइंट पी था, ये आपका पॉइंट क्यू था, और ये आपका पॉइंट आर, जिसमें उसकी रफ्तार थी -4.8. -4.8 इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि on its way back from Q to R it was traveling in an opposite direction. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो डायरेक्शन मैटर करती है ना. यहाँ पे P से Q जाते हुए ऊपर जा रहा था, Q से R आते हुए वो नीचे आ रहा था. अब डायरेक्शन जब चेंज हुई तो साइन तो बदलो. ऊपर जाते हुए वेलोसिटी तुम्हारी पॉजिटिव थी, क्योंकि तुमने अपर डायरेक्शन को कन्वेंशनली पॉजिटिव माना. अगर अपर डायरेक्शन कन्वेंशनली पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड हो गई नेगेटिव. इसलिए जब वो ब्लॉक ऊपर जाके रेस्ट पे आया और नीचे स्लाइड होना शुरू हुआ, तो डाउनवर्ड जर्नी जैसी शुरू हुई, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव. लाइन बनाने का रीजन मेरे बच्चे यहाँ पे ये था कि जो वीटी ग्राफ होता है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका जो ग्रेडियंट होता है, द ग्रेडियंट टेल्स यू एक्सेलरेशन, जो कि इस क्वेश्चन में कांस्टेंट थी. क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई यू हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अगर ग्रेडियंट एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई भी आपके पास, उसका मतलब आपने लाइन ही बनानी है ना. A line has a constant gradient. अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही होती तो मैं ग्राफ को कर्व शिफ्ट, एल्स नो. ठीक है भैया, चलो दैट इज. बाकी एक पार्ट रही है, काइनेटिक एनर्जी. तो खैर जब एनर्जी कराएंगे तब आपको कराओ. ठीक है भाई, तो we'll keep the lesson till here. इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से मुलाकात होती है, और उसमें हम प्रोजेक्टाइल करेंगे. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह काइनेमेटिक्स एंड हो जाएगा. जवानों.